welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make an effort to talk to the promoters of such companies so all of us can understand their company's operations in a much better manner. And friends, we talk to such company managements about their company's business model, their growth plans, their growth journey, and what are they expected to do in the next 2 to 3 years. So today, friends, we have got a very interesting company from the wire and cable space. Today's company name is DCG Cables and Wires Limited, and we have the privilege of having the top management with us, Mr. Devang Patel, who's the managing director of the company. Uh, देवांग भाई, वेलकम टू द शो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय हमको दिया। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट देवांग भाई दैट इस छोटे इंटरव्यू में हम अच्छा सा आपके कंपनी के बारे में जान जाएंगे। तो वी कैन स्टार्ट द इंटरव्यू नाउ। तो देवांग भाई, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बिजनेस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। कंपनी की एक्चुअली प्रोडक्शन क्या करती है, इसका प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताइए, और मोटा मोटी हमारे बिजनेस में यानी हमारे पूरे इंडस्ट्री में अभी हमारी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है, और ये जर्नी आपने जब शुरू की थी आपने कैसे शुरू कर दी? क्या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके पिताजी के टाइम से ये कंपनी है? इसके बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ ये बिजनेस में। बेसिकली 2008 में मैंने ये ट्रेडिंग से चालू किया था। तब मैं सिर्फ कॉपर वायर का ट्रेडिंग कर रहा था। 2008 में मैंने धारा कंडक्टर प्रोपराइटर फर्म थी वो मेरी, उसमें प्रोपराइटर मैं ही था। 2008 में मैंने वो रजिस्टर की थी, फिर ट्रेडिंग किया 2011 तक। 2011 में मैंने कुछ प्रोग्रेस करके एक जगह लेके मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया। पहले मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ वायर बनाया, ओनली वायर। फिर 2014 में हम लोगों ने स्ट्रिप मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। फिर 15 के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक इंसुलेशन में आए। यानी जो 15-16 तक हमारा जो स्टैंड था वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री हमारा टारगेट था। तो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में ये था कि मेरा ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में पूरे गुजरात में सिर्फ 5 ही मैन्युफैक्चरर। बेसिकली उसके लिए जो इंसुलेशन लगता है वो हैवी इंसुलेशन, क्योंकि उसमें ये 220 वोल्ट 440 वोल्ट ही है। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर 17 में हमने उस एक्सपेंशन करके कनेक्शन वायर स्टार्ट किया। ऐसे करके एक एक प्रोडक्ट ऐड करते गए। फिर 2017 में हमने डीसीजी का एस्टेब्लिशमेंट किया, क्योंकि प्रोपराइटर फर्म में तब तक हमारा प्रोग्रेस अच्छा सा हो गया था मेरा। तो वो मेरी प्रोपराइटर फर्म थी। फिर मैंने 17 में ये किया। उसके बाद हम लोगों ने उसको रजिस्टर करके सब अप्लाई किया, प्राइवेट लिमिटेड का कन्वर्ट किया, और उसको पूरा बिजनेस इसमें 2019 से शिफ्टिंग चालू किया। फिर फुल फ्लेंज में हमने 2021 में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी शिफ्ट कर दिया डीसीजी में। उसके बाद हम लोगों ने जो ऑलरेडी तब तक 2020 तक मेरा सेल शायद 30 करोड़ के आसपास था, और 21 में मेरा ग्रोथ भी दिख रहा था। तो मैंने 21 में हम लोगों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। जब तक मेरा जो मटेरियल 40 करोड़ का लग रहा था, वो मटेरियल भी हमने खुद बनाना चालू किया। यानी पहले मैं रॉड परचेस कर रहा था, फिर मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रॉड और दूसरी 3 प्रोडक्ट यानी बस बार जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर में ही लग रही थी, वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने उसको, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर में पहले तो मेरा आधा प्रोडक्ट जो नया हुआ वो तो मेरा रॉ मटेरियल ही था, तो मेरा कॉस्टिंग, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। और मेरा दूसरा जो प्रोडक्ट था बस बार और वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर ट्रांसफॉर्मर में ही जा रहा था, क्योंकि उसके कनेक्शन में और लीडिंग में पैनल इंडस्ट्रीज में जा रहा था, और उसमें सब एडजस्ट हो रहा था। तो मैंने बड़ौदा वाला प्लांट हम लोगों ने 2022 में नवंबर में हमारा रनिंग हुआ। उसके बाद हमने 2023 में कुबरथल में एक और किया। वहां पे हम लोगों ने और कुछ प्रोडक्ट बने, लाइक केबल, एलईडी, फाइबर ग्लास, नोमैक्स, माइका, फिर पॉलिएस्टर, सबमर्सिबल वायर, एनामल। तो वो ये सब हमने रिसेंटली 2023 में मार्च के बाद ही हम लोगों ने वो किया था। यानी वो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ लास्ट ईयर। तो उसके साथ हमने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाए हैं, और अभी हम लोग स्क्रैप से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक खुद इन हाउस बना रहे हैं। यानी पहले हम लोग सिर्फ, तो टोटल एक्सपेंशन हमारा ऐसे हुआ। और रही मार्केट की बात, तो बेसिकली सर अपने बात कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक मीडिया है। कोई अपने को देखेगा तो भी मोबाइल से देखेगा। उसके लिए नेसेसरी आइटम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसफॉर्मर में भी इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी। जब तक पावर है तब तक बिजनेस है। बेसिक नीड एक्चुअल में आदमी को इलेक्ट्रिसिटी की है।
लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल बगैर आदमी काम नहीं कर पाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बगैर मोबाइल नहीं चलेगा। तो और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो एक्चुअली इंडिया में उसका मार्केट, जो सिर्फ केबल की बात करूं तो 50,000 करोड़ का है, ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ का है। और मैं तो अभी बहुत प्राइमरी फेज में हूँ, वी आर गोइंग कि हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सपेंशन हमारा अच्छा रहेगा। हमने ऑलरेडी, हमारे 3 यूनिट थे, तो हमने लास्ट ईयर खुद से जगह परचेस करके उसका प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं बावला में। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, तीनों प्लांट को मैनेज करने के लिए, तीनों बड़ौदा था, एक अहमदाबाद था और एक दूसरा अहमदाबाद के बाजू में 5 किलोमीटर ही था, कुबड़तल में, तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो हमने बावला में ऑलरेडी हमारा एक्सपेंशन ऑन गोइंग है और हमने और कुछ प्रोडक्ट भी बढ़ाई है। तो हम लोग अभी रिटेल में आ रहे हैं, पहले सिर्फ हम B2B ही कर रहे थे, बायर टू बायर, यानी हम लोग सुजलॉन है, कस्टमर्स को ही दे रहे थे। अभी हम लोग आ रहे हैं ऐसे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारी। या बिल्कुल। देवांग भाई, नाउ टेल मी वन थिंग, एक बात बताइए सर, ज्यादातर ये जो आपका प्रोडक्ट रेंज है, कॉपर स्ट्रिप्स, ये सबसे बड़ा आपका सेलिंग प्रोडक्ट है, या इसके अलावा आपने काफी दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात की? तो हमारे जो टॉप 4-5 जो प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन से होंगे? एक तो कॉपर स्ट्रिप है जो आपने शुरू किया था। बेसिकली हम लोग बेयर कॉपर स्ट्रिप बना रहे हैं, इंसुलेटर, बेसिकली हम लोग इंसुलेटर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो वायर करंट, वायर के अंदर से करंट पास होता है, पर रबर को पकड़ने से आपको करंट नहीं लगता है। बेसिकली क्या होता है कि वो इंसुलेशन का काम करता है, पर वो इंसुलेशन 220 या 440 वोल्ट पे उसकी कैपेसिटी है। 440 वोल्ट से हायर इंसुलेशन है तो आपको उसके ऊपर फिर वो लोग लीडिंग करते हैं और उसके ऊपर केबल बनता है। अभी बेसिकली ट्रांसफॉर्मर फील्ड का जो इंसुलेटर है वो 1 लाख किलोवाट पावर सहन करता है, उसकी कैपेसिटी है। तो बेसिकली हम लोग इंसुलेटर बना रहे हैं, फाइबर ग्लास, नॉमेक्स। मेन प्रोडक्ट में हमारा PICC है, फाइबर ग्लास है, FEP केबल है, फिर सबमर्सिबल में है। जो ये सिर्फ ऑर्डर से बनते हैं, ये एग्जिस्टिंग ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो आप वहां का पहले पावर रेशियो डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप ऑर्डरिंग करेंगे, तो ये ऑर्डर से बनने वाली आइटम। नहीं, बिल्कुल समझ गया। देवांग भाई, अभी मेरे को बताइए कि अभी इतने साल से अगर मैं पूछूं कि सर हमारे पास मोटा मोटी कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा, क्योंकि काफी समय से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट डाला, पूरे अभी आपने कंसोलिडेट सर आप कर अभी रहे हो, तो गुजरात में हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था कि सर कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा अपना, एज ऑफ नाउ कितने कस्टमर्स को हम सर्विस करें? सर अभी गुजरात में टोटल 260 ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर है, उसमें से 158 के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। 158 गुजरात में ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर है हमारे साथ में। उसके अलावा केबल मैन्युफैक्चरर है जिनको हम लोग बेयर सप्लाई कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर कुछ लोकल्स है, जनरेटर में दे रहे हैं, टरबाइन में दे रहे हैं। सुदलॉन हमारा वेल नोन कस्टमर है, सिलचर हमारा वेल नोन कस्टमर है, ABB हमारा वेल नोन कस्टमर है। हम लोग कस्टमर बेस में देखने जाए तो पूरे मार्केट में अभी गुजरात में हम लोगों ने छोटे वेंडर्स कैप्चर करके रखे। बेसिकली मेरा थंब रूल क्या है, बड़ा वेंडर आपको मार्जिन नहीं देगा, मैं छोटे को दूंगा तो मेरा रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरा, छोटे बंदे को मैं क्रेडिट दूंगा तो वो उसके लिए बहुत बड़ा है, वो मुझे उसकी प्राइमरी में देखेगा, उसके अलावा मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं। मैंने पैसा स्प्लिट किया हुआ है 158 कस्टमर में, तो एक ही बंदे के पास नहीं, तो मेरा पैसा भी सेफ है, मेरा बिजनेस भी ग्रोइंग है और मार्जिनेबल है। बिकॉज मैं उसको, छोटे कस्टमर को आप क्रेडिट दे रहे हो एक्स अमाउंट का, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, बड़े प्लेयर के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझा कि आपने बिजनेस को डी रिस्क किया है, यानी एक कस्टमर के बजाय आपके पास जो छोटे छोटे नंबर ऑफ कस्टमर है। कस्टमर। बिल्कुल। देवांग भाई, एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि आप ट्रांसफार्मर देखने के बाद, उसकी कैपेसिटी देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि किस प्रकार का वायरिंग और इंसुलेशन लगता है। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग SKUs है, यानी हम हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट देख के उसको अलग तरीके से कस्टमाइज्ड वायर और केबल्स प्रोवाइड करते हैं? तो इज दिस हाँ, थिंकिंग राइट? एक्चुअल में सर क्या है, मैं आपको समझाऊं। ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर वाले के पास रिक्वायरमेंट थी, वो लोग डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाने के बाद वो लोग अपने को फॉरवर्ड करते हैं, उसमें उनकी डिजाइन के अकॉर्डिंगली अपने बनाते हैं, डिजाइन वही लोग बना रहे हैं और इंसुलेशन अपने डिसाइड करते हैं। अभी बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मर में तो क्या सिंपल फंडा है कि डिजाइन डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही मटेरियल बनता है, तो अपने रेडी स्टॉक नहीं रख सकते, उनके पास अलग अलग रिक्वायरमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसमें GE ट्रांसफॉर्मर डाल रहा है, जेट को, एंड यूजर तो गवर्नमेंट ही है या तो फिर
प्राइवेट सेक्टर में कुछ बिल्डर्स है व्हाटएवर, पर अभी मैं आपको बताऊं कोई भी आप घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हो तो बंदा गैस करेगा मुझे 100 किलोवाट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए या 10 वोल्ट चाहिए या 50 वोल्ट चाहिए व्हाटएवर, 10 किलोवाट चाहिए उसको 20, वो कैसे डिसाइड करेगा? घर में एक एसी है तो 1.5 किलोवाट, 2 एसी है तो 3 किलोवाट, उसके अकॉर्डिंगली पूरे बिल्डिंग का पावर कैलकुलेट होता है, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट देता है, फिर ट्रांसफार्मर वाला उसका जीआरपी बनाता है, फिर वो डिजाइन हमको देता है, उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। ऐसा ही हर प्रोडक्ट में है और उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंगली माल बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। ओके, मैं समझ गया। आई थिंक काफी अच्छी तरह से आपने समझाया। यानी ये अभी स्पेसिफाई बताइए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनेगा। नहीं समझ गया, समझ गया। देवंग भाई, अभी मेरे को बताइए कि ओवरऑल हमारा जो इंडस्ट्री है कॉपर वायर और जो केबल्स हम लोग बनाते हैं, इंसुलेशन केबल वायर्स, इसमें कंपटीशन कितना इंटेंस है? क्या काफी ज्यादा लोग हैं? लाइक गुजरात में आप बोल रहे हैं कि 250-58 ट्रांसफार्मर कंपनीज है, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है? और बिटवीन यू एंड मी, हमारा प्रोडक्ट जो है, जो हम कस्टमर्स को देते हैं, आपने बोला छोटे वेंडर्स को आप सप्लाई करते हो तो क्रेडिट देते हो, तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट। बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस अच्छी है, ऐसा क्या है? फाइनेंशियल नंबर्स को छोड़ दीजिए, बट अगर मैं आपको बोलूं कि डीसीजी केबल्स में बेसिकली यूएसपी अपना कंपनी का प्रोडक्ट का क्या है, वो अगर 2-3 पॉइंट आप हमको बता दें। सर बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, अभी मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पहले ट्रांसफॉर्मर की कर रहा हूँ, फिर आपको जनरेटर की करूंगा, फिर केबल की करूंगा। अभी बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में क्या है सर, अभी ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज में कॉपर स्ट्रिप मैन्युफैक्चरर और इंसुलेटर मैन्युफैक्चरर पूरे गुजरात में 5 ही है। उसमें कंपटीशन थोड़ी कम है, उसमें मार्जिन भी अच्छा है, वो एज पर रिक्वायरमेंट बन रहा है, तो उसमें तो हमारा कुछ स्टेबल है कि उसमें हमको क्या है, कुछ ज्यादा रहा नहीं है कि मैक्सिमम हमारे पास कस्टमर भी है। दूसरा, केबल इंडस्ट्रीज में सर क्या है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, पर उनकी डिलीवरी टाइमलाइन 15 डेज है। जो ट्रांसफॉर्मर में सबके है 15 दिन, हम उसके सामने उनको दे रहे 7 दिन, क्योंकि हम लोग क्या है, मैनेजेबल है, हमारे हाँ पास मैनेजमेंट अच्छा है। दूसरा, मेरे पास टोटल ब्रांड इंपोर्ट किया हुआ है, हाँ तो दूसरा क्या, हम लोग फास्ट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे ही कंपनी ग्रोथ करती है ना, तो उनका प्रोडक्शन लाइन 10 दिन का है ना, वो 20 दिन पे पहुंच जाता है, वो कंट्रोल नहीं रखता है जब तक ओनर इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, जब तक वो मेंटली प्रिपेयर नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एंटरप्राइजर क्या करते हैं कि मैंने कुछ एक कर दिया, फिर मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं घर पे बैठ रहा हूँ या ऑफिस पे वर्कआउट, वो क्या है, अपने डिलीवरी साइकिल फास्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग डिलीवरी साइकिल एकदम से फास्ट देना चाहते हैं, जहां टैगलाइन उनकी 15 दिन है, वहां हमारी 7 है। हमारी यूएसपी यही है कि हम फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, ऑन टाइम दे रहे हैं, तो बंदा स्पीड में काम कर पाएगा अच्छा, ये समझ गया। और तो उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट 15 दिन का बच जाएगा। समझ गया, तो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ आपका एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, शॉर्ट टाइम में हाँ आप सर्विस कर सकते हो, तो दैट इज योर यूएसपी कंपेयर टू अदर कंपनीज। नहीं, मैं समझ गया। देवंग भाई, अभी एक बात बताइए, हम अभी रिसेंटली सुन रहे हैं कि कॉपर के प्राइसेस, यानी कॉपर का इंटरनेशनल भाव काफी चढ़ रहा है बहुत समय के बाद, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा अपने आपको, कि आप जो भी प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं, इसमें बिल्ट इन प्राइस इंक्रीज होता है कि भाई कॉपर का वायर अगर कॉपर का भाव बढ़ गया, तो इंक्रीज अगर हो गया, तो मेरे को बाद में प्राइस इंक्रीज मिल सकता है, या ज्यादातर ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये धंधा नहीं कैसे करते हैं सर, आप? जनरली रेट में क्या रहता है, हम लोग जहां से रेट परचेस कर रहे हैं ना, वहां पे एमटीएच पे होता है, मंथली एवरेज, यानी पूरे हाँ, मंथली रेट परचेस का एवरेज निकलता है, उस रेट पे हमको मटेरियल मिलता है, तो उसमें हमको ज्यादा नहीं मिलता है। और रेट बढ़ने में हो तो हमको ओवरऑल फायदा ही है, क्योंकि हमारा इंसुलेशन कॉस्ट है ना, वो कॉपर से बहुत कम है, और वो इंसुलेशन पे मुझे बेनिफिट ही है। तो जितना रेट बराबर ज्यादा होगा उतना मेरे लिए मार्जिन बढ़ेगा, यहाँ से बराबर। जितना रेट ज्यादा होगा सब इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट है, ओके। नहीं, तो बट इसका मतलब फ्लक्चुएशन का कोई दिक्कत नहीं है। बट कस्टमर अगर आपको बताया कि कॉपर का मान के चलिए अभी कॉपर का भाव बढ़ गया, अगर कॉपर का भाव गिर गया, तो ऐसा हो सकता है कि कस्टमर आपको बोले कि सर अभी तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं थोड़ा नहीं कम नहीं हो नहीं, चुका है, एक्चुअली क्या थोड़ा है, मेरे घट गया। हर कस्टमर रिपीटेड है। जनरल अच्छा। थिंग में क्या होता है, मुझे हर बार नया कस्टमर ढूंढना है, तो मुझे इम्पेक्ट करेगा। पर आप और हाँ, मैं रोज काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस है। दूसरा, मंथली एवरेज है, तो मंथली एवरेज में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। आप जनरल थिंग्स में पकड़ेंगे ना, तो कॉपर का पूरे महीने का रेट में 10 से 15 रुपए की मूवमेंट रहती है, 20 रुपए की, पर एवरेज आउट में तो 2 रुपए की ही आएगी। चलेगा। आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से समझा। देवांग भाई, अभी फाइनेंशियल्स पे आते हैं। मैं देख रहा था कि अभी अपना जो करंट ईयर है, यानी मार्च 24 फरवरी तक हमने काफी अच्छा नंबर दिखा है, 75 करोड़ का रेवेन्यू, करीबन 8.47 करोड़ का प्रॉफिट।
बट पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये पिछले साल के प्रॉफिट से काफी तगड़ा है। तो इस साल ऐसा क्या हो गया है कि रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका मेन रीजन आप क्या कहोगे? सर मेन रीजन ये है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट ईयर 2022 में हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, यानी उसकी वजह से हमारा मार्जिन बढ़ा। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आया क्योंकि वो जब हमने बड़ौदा एक्सपेंस किया तब एक कॉस्ट ऐसी थी कि जो लास्ट ईयर में ऑडिट में चला गया, क्योंकि वो एक्सपेंस एस्टेब्लिश कर था। आज मैं कुछ भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ तो उसका एक खर्चा लगेगा, वो खर्चा वो साल में था। लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी हमको प्रॉफिट था, जो एस्टेब्लिश में बड़ौदा जो हमने किया उसमें हमारा कुछ अमाउंट चला गया। उसके अलावा हमारा प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन इसलिए बढ़ा क्योंकि वो बड़ौदा यूनिट चालू जैसे ही हुआ है तो हमारा वैल्यू एडिशन खुद ब खुद बढ़ गया, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी था। उसके अलावा 4 और प्रोडक्ट बढ़े जिसमें हमारा मार्जिन अच्छा है। फॉर एग्जांपल फाइबर ग्लास में हमारा 30 to 40% हमारा ग्रॉस मार्जिन है। अच्छा, तो मैं समझ गया। इसमें मार्जिन तो आपने एक साल पहले आपने जो एक्सपेंशन किया उसका बेनिफिट आपको इस साल दैट इज FY24 में मिला। लास्ट ईयर जो अभी मिल रहा है। अच्छा देवांग भाई, एक छोटा सा सवाल, हमारा धंधा जो है वो ज्यादातर ऑर्डर बुक ड्रिवन होता है, तो एज ऑफ नाउ यानी जो रिपोर्टेड नंबर है जो आपने प्रोस्पेक्टस में भी डाला है, कैन यू शेयर विद अस मोटा मोटी सर ऑर्डर बुक कितना है और आगे जो मार्जिन का स्ट्रक्चर अभी तक हमने जो मेंटेन किया है, अभी कॉन्फिडेंट कि इतना तो मार्जिन सस्टेन होगा या उससे भी अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। सर जनरली मार्जिन हमारा बढ़ेगा, उसके 2 पॉइंट है। लास्ट ईयर हमने प्रोडक्ट बढ़ाया, उसमें भी हमारे 8 ही प्रोडक्ट एक्टिव हुए, बाकी के हमने रिटेल काउंटर एज ऑन डेट चालू नहीं किया है। अभी रिटेल काउंटर में हम लोग आ रहे हैं तो उसमें हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट किए थे उसमें जब वैल्यू एडिशन वाले जितने हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग कोई रॉ मटेरियल नहीं बना रहे। लाइक केबल तो वो एंड यूजर को ही लगेगा, लाइक एनामल तो वो एंड यूजर में ही लगेगा, तो ये सब फिनिश प्रोडक्ट है। उसके अलावा केबल एंड यूजर को ही लग रहा है, तो ये सब आइटम में हमारा मार्जिन बढ़ने का स्कोप ज्यादा है। इसलिए दूसरा हम लोग अभी डाउन टू अप जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रोथ आप लास्ट 5 साल के बैलेंस शीट चेक करेंगे तो ईच एंड एवरी ईयर हमारे लास्ट 4-5 साल से टर्नओवर डबल के ऊपर ही है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ग्रोथ हमारा 100% के अच्छी 50 to 80 100% के आसपास है। लास्ट ईयर हमारा डबल हुआ था, उससे अगले साल हमारा डबल हुआ था, क्योंकि 2008 से लेके यहाँ तक हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है। अभी क्या है, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमको सिर्फ मार्केटिंग के अलावा अभी कुछ हमारी स्ट्रेटजी बची नहीं है। दूसरा ग्रोथ प्रॉफिट बढ़ने का रीजन ये भी है कि एज ऑन डेट तक सिर्फ हम इंडिया में ही कर रहे थे, इस साल से हम लोग एक्सपोर्ट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट में मार्केट अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है और रिक्वायरमेंट भी अच्छी है, तीनों चीजों में है। और प्रॉफिट मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज जहां पे हम खड़े हैं वहां से हमारे लिए पूरा मार्केट ओपन है। आप केबल इंडस्ट्रीज में जाएंगे या फिर आप ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, टरबाइन में जाएंगे, उसके लिए हमारा वॉल्यूम एज ऑन डेट बहुत कम है, हमारे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है और हमारा ग्रोथ हमारे हाथ में ही है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अपने जितना डेवलपमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। हमने रिसेंटली बावला में प्लांट कैपेसिटी बहुत अच्छी इंक्रीज की है, हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो मुझे लग रहा है तब तक तो हमारा मार्जिन इससे यहाँ और आगे जाना चाहिए। ये समझ गया, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। मेरे को एक बात बताइए सर कि अभी आप रिटेल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैं बात समझूं कि ये बेसिकली B2B के अलावा B2C सेगमेंट में भी आप उतर रहे हैं, राइट? B2C में हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम लोग B2C की तैयारी ही कर रहे हैं एज ऑन डेट। तो अभी हम लोग रिटेल में आ रहे हैं। हम लोग पहले हाउस वायरिंग नहीं बेच रहे थे, क्योंकि हाउस वायरिंग में क्या है, लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन थी, उसमें मार्जिन कम है, उसमें मार्जिन यहाँ से 2-3% ड्रॉप हो जाएगा। हम लोग जो स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मार्जिन था। अभी रिटेल में आ रहा है तो रिटेल में क्या रहेगा कि मार्केट हमारे पास बहुत बड़ा ओपन हो जाएगा और रिटेल में बहुत रिक्वायरमेंट है, आप नहीं सोच सकते इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट। नहीं, बट यहाँ पे देवंग भाई जो रिटेल सेगमेंट है जो आप बोल रहे हैं, इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप टारगेट करोगे? इसके बारे में तो कुछ बताइए। B2C में हम लोग प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं हाउस वायरिंग, केबल, सबमर्सिबल वायर, उसके लिए हम लोग B2C में जा रहे हैं पर्टिकुलर। तो ये बेसिकली आपने जो मार्केट और बेसिकली ज्योग्राफिकल जो नेटवर्क और मार्केटिंग नेटवर्क, इसकी पूरी तैयारी आपने आपका होमवर्क ऑलरेडी हो चुका है इसके बारे में? हाँ, हो चुका है। तो ये मान के चले देवांग भाई कि अगले साल दैट इज FY25 में, नॉट दिस ईयर बट FY25 में इसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी अपने को देखने को मिलेगा।
रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में मेरे हिसाब से यहाँ से जो मुझे लग रहा है शायद ये मार्च तक हमारा 100 के आसपास है, और टेंटेटिवली मुझे लग रहा है 70 to 80% ग्रोथ होना चाहिए नेक्स्ट ईयर 25 के लिए। अच्छा, नाउ देवंग भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का है, जो सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा पब्लिक इशू कितना, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, किस कारण से हम लोग पैसा बाजार से उठा रहे हैं और मोटा मोटी कितना पैसा उठा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताओ। सर बेसिकली पब्लिक इश्यू का हमारा पर्पस यही है, हम लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। मैं स्टार्टअप में फर्स्ट जनरेशन हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 2008 से मैंने मूव ऑन किया है और ये बिजनेस में आया हूँ। ये मेरे 15 साल की मेहनत है। उसके बाद अभी जो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग ये फंड रेस करके एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला बड़ौदा और कुबरथल ऑर्डर तीनों हम लोग एक जगह ले जा रहे हैं, बावला प्लांट में। बावला प्लांट हमारा ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड है। अभी उसके लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल में इसमें से फंड यूज कर रहे हैं। आईपीओ का पैसा फंड यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉपर कॉस्टली आइटम है। दूसरा, हम लोग जैसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री बढ़ेगी। और उसके अलावा हमको कंस्ट्रक्शन में कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं। टोटल हम लोग इसमें से 4 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंस कर रहे हैं। बाकी की 95% इक्विटी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल में डाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, समझ गया। सर अभी वर्किंग कैपिटल की बात हुई है देवंग भाई, तो मोटा मोटी हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, यानी जब से हम इन्वेंट्री लेते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं, कस्टमर फिर आपको प्रोडक्ट का पैसा देता है, तो ये साइकिल मोटा मोटी सर वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे धंधे में कितनी लंबी होती है? सर जनरली 90 डेज के आसपास है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से प्रोडक्ट बनाता हूँ। फिनिश प्रोडक्ट में जो मेरा टाइम लगता है वो 28 to 32 डेज है मेरी प्रोडक्शन साइकिल। उसके बाद मैं क्रेडिट पास ऑन कर रहा हूँ 60 डेज के अराउंड, 45 डेज से 60 डेज अराउंड आ रहा है। तो 90 to 110 डेज के अराउंड, आई थिंक 90 में मैंने जो रहा है मैक्सिमम। अच्छा, 90 में हो रहा है। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली देवंग भाई शुरू में, कि आप इन्वेंट्री तभी लेते हो जब आपके पास कंफर्म्ड ऑर्डर्स होते हैं। सर बेसिकली हम लोग क्रेडिट में मटेरियल परचेस ही नहीं कर रहे हैं। मेरा नियम यही है, बेसिकली मेरी थियरी ये है, कैश में परचेस करो, क्रेडिट में बेचो तो 2 रुपए मिलेगा। ये गुजराती लोगों का नियम है। कैश मेरी क्रेडिट 0 है। मैं कहीं से क्रेडिट में लेना नहीं चाहता हूँ। शायद 5-7 दिन की क्रेडिट हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी मुझे किसी को पैसा देना नहीं है। मैं कैश में ही माल खरीदता हूँ, क्रेडिट पे बेच रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है अपना। नहीं, आई थिंक समझ गया। सर देवंग भाई, अभी आखिरी सवाल जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं, अभी तो इंडिया स्टोरी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, प्लस जिस प्रकार का माहौल है इंडिया में, ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा। बट मेरे को बताइए, इतने सालों में आपने बिजनेस किया है, देखो बिजनेस तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको बिजनेस में आपने फेस किया और उससे आप निकल के बाउंस बैक हो चुके हो? और दूसरा जो रिलेटेड सवाल है कि हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अभी फिलहाल रिस्क नहीं होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज इट रॉ मटेरियल रिस्क और इज इट एग्जीक्यूशन की टाइम पे अपने को प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई करना है? इसके अलावा कोई बड़ा रिस्क हमारे धंधे में है क्या? बेसिकली हमारे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। मैं कोविड की बात करूं ना, तो कोविड में भी हमको एक दिन भी क्लोज नहीं रखा है, क्योंकि कोविड में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट थी, बिजनेस चालू था, एक दिन भी हमने बंद नहीं रखा है। कोविड में हमने ऊपर से पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। बेसिकली क्या है सर, मैं बताऊं, जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया, पावर नेसेसरी है। एज ऑन डेट आप इलेक्ट्रिसिटी बगैर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एज ऑन डेट आप मोबाइल वगैरह सर्वाइव नहीं करेंगे। मोबाइल के लिए केबल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए, दोनों में हमें दूसरा रिस्क में क्या है सर, बेसिकली रिस्क तो मार्केट में है नहीं। अभी जनरली क्या है, देखो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है। दूसरा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट जितना आपने सोच रहे उतना नहीं है एक्चुअली। अभी पावर ग्रिड की बात करूं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का मेन स्रोत पावर ग्रिड है, उसमें भी डिमांड है। अभी केबल में भी बात करूं तो केबल में बहुत ज्यादा डिमांड है। और हम लोग ने कुछ 2 प्रोडक्ट और डेवलप किए हैं, एफईपी केबल और फाइबर ग्लास। अभी एफईपी केबल है वो जहाँ पे ठंडी ज्यादा है वहां पे एप्लीकेशन है उसकी, यानी कोई यूरोप पकड़ लो, रसिया पकड़ लो, तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। फिर कुछ और प्रोडक्ट है, हाँ, तो हम लोग ने कुछ ऐसा किया है कि 12 प्रोडक्ट कुछ है, उसमें से 8 प्रोडक्ट एकदम हाई मार्जिन है, 4 प्रोडक्ट ऐसे ले रहे हैं कि जिसमें से अपना ओवरऑल एक्सपेंस निकल जाए, 2 प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो एवरेज आउट में है, तो ये क्या मैनेजेबल है। तो रिस्क में क्या है, मैंने जैसे ही बोला, मैं एक कस्टमर को पूरा पैसा नहीं देता हूँ कभी। मैं एक कस्टमर को क्रेडिट नहीं बांटता हूँ, मैं 10 में बांटना चाहता हूँ। 10 में क्या है,
मेरे भी खुद के भी काम बढ़ेंगे। दूसरा, एक बंदा नहीं आज आएगा तो दूसरे तो 10 आ रहे हैं ना आज, तो एकदम से अपने पे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ टच में आए, इसीलिए B2C में जा रहा है। B2B में तो हमारा एजन रेट बहुत अच्छा है, और इसमें 15 साल में हमने गुजरात में तो बहुत अच्छा काम किया है, हैदराबाद कर रहे हैं, कलकत्ता कर रहे हैं, तो काम अच्छा है। और तो है बिल्कुल भाई, बहुत बहुत अच्छी तरह से देवांग भाई आपने हमको समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बेस्ट विशेस, और पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बेस्ट विशेस। फ्यूचर में जरूर हम आपको टचअप कर लेंगे। तो धन्यवाद और थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।